तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैसे ही चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब आपने देखा होगा कि मैग्नेट क्योंकि अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे में अगर आप एक दूसरा मैग्नेट उठा करके उसके एरिया में लेके आओगे तो ये मैग्नेट इसको या तो खींचेगा या तो धकेलेगा, मतलब कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ वो फोर्स लगाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और कहीं से अगर आप एक दूसरा चार्ज उठा के उसके एरिया में लेके आएंगे तो ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, आइदर रिपल्सिव और आइदर अट्रैक्टिव। सेम नेचर का होगा तो रिपल्सिव, और अगर ऑपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्टिव। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल in which another charge particle experiences the force। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस है अराउंड द चार्ज पार्टिकल जिसमें अगर आप एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आए तो उसके ऊपर फोर्स पड़ेगा, राइट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, राइट। तो हर चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करे तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जैसे मैं घर में रह रहा हूं, वो घर का जो एरिया है वो मेरा है। अगर कोई दूसरा उस घर के अंदर बिना मेरी परमिशन के एंटर करेगा तो मैं अपोज करूंगा कि भाई तुम क्यों आ रहे हो, मैंने तो तुमको बुलाया नहीं, तुम क्यों आ रहे हो। तो वैसे ही चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसमें अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, आइदर रिपल्सिव और आइदर अट्रैक्टिव। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना स्ट्रॉन्गर है, कितना स्ट्रॉन्गर है। नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखता नहीं है। अब एक चार्ज पार्टिकल है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो तो दिखता नहीं है। तो पता कैसे चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर है भी या बहुत कमजोर है, कैसे पता चलेगा? अब एक इंसान है आपके सामने, आपको नहीं पता है कि उसका नेचर कैसा है, वो एग्रेसिव नेचर का है या बहुत ही कूल है, नहीं पता हमको। हम कैसे टेस्ट करते हैं? हम क्या करेंगे, उसको जाके छेड़ेंगे। अगर उसने रिस्पॉन्ड आराम से किया, पोलाइटली किया, तो हम समझ जाएंगे कि ओके ठीक है, कूल बंदा है। लेकिन अगर उसने एग्रेसिवली बिहेव किया तो हम समझ जाएंगे कि यार ये बहुत एग्रेशन वाला बंदा है, राइट। ऐसे टेस्ट करते हैं हम लोग। हमको टेस्ट करना है कि भाई ये जो पेड़ की शाखा है ये कितनी मजबूत है, मतलब कितना टाइटली ये बाइंड अप है। तो हम क्या करते हैं, जाते तोड़ने की कोशिश करते हैं। इजीली टूट गया तो लूजली बाइंड अप है, और अगर नहीं तोड़ पाए, हम बहुत ताकत लगानी पड़ी, तो इसका मतलब बहुत टाइटली वो बाइंड अप हो रखा है, राइट। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्गर है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने जो आप दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आ रहे हैं उसके ऊपर कितना फोर्स पड़ रहा है। तो जैसे कि ये एक चार्ज पार्टिकल है Q, इसके चारों तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आऊंगा, यह है Q नॉट, मैंने डाल दिया। Q नॉट का मतलब ये क्या है, दिस इज अ टेस्ट चार्ज, दिस इज अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट करने के लिए हम लोग मंगवा रहे हैं इसको, हमें नहीं पता ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखता नहीं है। तो हमने क्या किया, कहीं से एक टेस्ट चार्ज लेके आए और हम अब धीरे धीरे करके इसको मूव करा रहे हैं इसकी डायरेक्शन में, राइट। अभी देखिए इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से वो यहां तक ही उसका इफेक्टिवनेस है ना। तो अगर चार्ज पार्टिकल, ये जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, अगर यहां पर आएगा तो उसके ऊपर तो कोई फोर्स पड़ेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को उठा करके यहां पर लेके आएंगे। तो जैसे ही हम यहां पर लेके आए तो हमने देखा कि अब इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गया है। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिंग वाले डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो यहां से ये वाला भी पॉजिटिव है। हमने सेम नेचर का ले लिया। आप चाहो तो अपोजिट भी ले सकते हो, क्योंकि अपोजिट में जस्ट क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। हमने सेम नेचर का ले रखा है। तो जब यहां पर चार्ज पार्टिकल था, आउट ऑफ इसके इन्फ्लुएंस में आउट था जब ये, तब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 था। लेकिन जब ये यहां पर आया तो अब इसके ऊपर फोर्स पड़ना शुरू हो गया। चार्ज पार्टिकल को और थोड़ा अंदर लेके आएंगे तो हम देखेंगे कि फोर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। जैसे जैसे करके हम इसके पास 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 लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे करके हम देख रहे हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये उसके ऊपर उतना ज्यादा फोर्स देना शुरू कर दिया है ना। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्गर है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने से जो चार्ज पार्टिकल आप लेके आ रहे हो टेस्ट करने के लिए, जो ये टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो उसके ऊपर कितना फोर्स पड़ रहा है। और ये चार्ज पार्टिकल जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, तो हम समझ जाएंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर है। इसीलिए जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। और ये कौन सा वाला चार्ज है? ये टेस्ट चार्ज है जो आप लेकर के आ रहे हैं। तो किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर
कितना फोर्स पड़ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बताएगा कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है यहां पर? टेस्ट चार्ज। तो कोई भी चार्ज, ये देखिए ये चार्ज, ये प्राइमरी चार्ज है या इसको आप मेन चार्ज बोल सकते हो। तो कोई भी प्राइमरी चार्ज या मेन चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्गर है। अगर ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कम फोर्स लगा रहा है कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो एक टेस्ट चार्ज को आप लेके आए और आपने देखा कि यार उसके ऊपर तो फोर्स ही नहीं लग रहा, तो अगर फोर्स ही नहीं लग रहा तो फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पक्का वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, राइट। और एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ मेन चार्ज। ये जो मेन चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका देखा जाता है। मेन चार्ज बोल सकता हूं या फिर प्राइमरी चार्ज भी मैं इसको बोल सकता हूं, क्योंकि आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो चार्जेस दिख रहे हैं, एक ये वाला चार्ज है और एक ये वाला चार्ज है। इस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, दिस इज नोन एज टेस्ट चार्ज। जबकि ये वाला जो चार्ज है इसको मैं मेन चार्ज भी बोल सकता हूं या फिर प्राइमरी चार्ज भी बोल सकता हूं। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसका होता है? मेन चार्ज का। बाकी ये तो टेस्ट चार्ज है, ये तो टेस्ट चार्ज है, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, दिस वन। ओके, अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जब कभी भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर एरो लगाते हैं, उसके ऊपर एरो लगाते हैं, राइट। इसीलिए इसका एक एक्सप्रेशन ऐसा भी लिखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। बात वही है, जस्ट सिर्फ आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर एरो लगा दिया, ये बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब यह है कि कल के दिन अगर मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मौजूद रहे, उस एरिया में जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहां पर अगर मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, तो ऐसे में आपको उन सबको ऐड करना होगा डायरेक्शन के साथ। तो जैसा आपने फोर्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बनाया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का रूल अप्लाई किया था, वैसे ही यहां पर भी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। तो वहां पे नेट फोर्स निकालने का क्या तरीका था? F1 प्लस F2 अगर फोर्सेस वेक्टर के फॉर्म में है, और अगर स्केलर के फॉर्म में है तो क्या था? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 cos थीटा। यहां पर भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर 2, 3, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन, वेक्टर के फॉर्म में। और अगर वही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर के फॉर्म में दिया हुआ है तो ऐसे केस में अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2 इंटू cos थीटा। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो आपको यहां पर कंसिडर कर लेना है। तो समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है यहां पर? मेन चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्गर है डिपेंड करता है कि उसके ऊपर वो कितना फोर्स लगा पा रहा है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। एक और बात, ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ये टेस्ट चार्ज आपको बहुत ही छोटा लेना है, टेस्ट चार्ज आपको छोटा लेना है। इसीलिए कई जगहों पर आप एक फॉर्मूला ऐसा भी दिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। कई जगहों पर ये जो फॉर्मूला है ये आप ऐसा भी देखोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्यू नॉट बहुत छोटा लेना है। इसका ये क्या है? ये टेंड्स टू 0। क्यू नॉट 0 नहीं है भाई, अगर 0 होगा, टेस्ट चार्ज अगर 0 होगा तो ये फोर्स लगा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि फोर्स तो लगता ही तब है जब दो चार्ज पार्टिकल हो। तो ऐसे में आपको जो ये क्यू नॉट लेना है ये बहुत ही छोटा लेना है, ये आपको बहुत ही छोटा लेना है, 0 नहीं लेना है, बहुत ही छोटा लेना है, राइट। तो इसीलिए बोल रखा है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। क्यों भाई? टेस्ट चार्ज छोटा क्यों लेना है? देखो आप टेस्ट करने जा रहे हो, आप टेस्ट चार्ज की हेल्प से इसके अंदर जो ताकत है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है, आप उसको टेस्ट करने जा रहे हो। अगर ये आप बड़ा चार्ज ले लोगे तो क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसको डिस्टर्ब करेगा। एक आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे आपके घर में मेहमान आए, आपकी मम्मी ने कहा कि खाने में नमक है, जरा एक बार टेस्ट करना। तो टेस्ट करने के लिए आप एक चम्मच उठाते हो, थोड़ा सा टेस्ट करते हो, ऐसा नहीं करते कि पूरा खा गए और उसके बाद बोला हाँ मम्मी नमक एकदम बढ़िया था, ऐसा नहीं होता ना। आप क्या करते हो? छोटा सा अमाउंट लेते हो। इसीलिए याद रखिए ये जो टेस्ट चार्ज है ये छोटा सा होना चाहिए, ये छोटा सा होना चाहिए। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन के आया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, करेक्ट। क्यू नॉट भी लिख सकते हो या क्यू भी लिख सकते हो, पर ध्यान में रखना ये दूसरा वाला चार्ज है जिसकी हेल्प ले रहे हो आप पता लगाने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बनेगा? तो यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? जरा देखिए, फोर्स क्या होता है? न्यूटन। और क्यू नॉट क्या हो गया? चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और आगे जाकर के आप एक चीज और देखोगे कि इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है।
आगे चल करके पढ़ेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट बन के आता है, वोल्ट पर मीटर। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके दो अलग अलग यूनिट है, एक है न्यूटन पर कूलम और दूसरा क्या है, वोल्ट पर मीटर। दूसरा है यहां पर वोल्ट पर मीटर। समझ में आ गया? अब सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिखा F बाई क्यू नॉट। क्या मैं इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता था, F इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, लिख सकता था F इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, सेम बात है। नाउ ये चलो मैंने लिख दिया एज ए इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज यहां पर देखिए, एक था हमारा मेन चार्ज, राइट, और इसको चेक करने के लिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए मैं एक टेस्ट चार्ज को लेके आया इसके एरिया में, और फिर मैंने देखा कितना फोर्स लग रहा है। अब जरा नोटिस करना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स से वो आर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर? डोंट यू थिंक सो? इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं? एक फॉर्मूला यहां से निकल के आया, F इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, और दूसरा फॉर्मूला कुलम्स लॉ जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। नाउ कंपेयर दिस, कंपेयर करेंगे तो फोर्स से कंपेयर हो रहा है, राइट, फोर्स से कंपेयर हो रहा है। दूसरा ये जो क्यू नॉट है ये क्यू नॉट से कंपेयर करो, फोर्स को फोर्स से कंपेयर करो, क्यू नॉट को क्यू नॉट से कंपेयर करो। तो अब आप देखोगे कि यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन करके आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन के आ रहा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो देखिए यहां पे इस ये जो हमने अभी यहां पर किया, इससे हमको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। एक हमने रिलेशन देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का F अपॉन क्यू नॉट, और एक हमने कूलम्स लॉ अप्लाई किया, राइट, और दोनों को कंपेयर किया, फोर्स को फोर्स से कंपेयर किया, क्यू नॉट को क्यू नॉट से कंपेयर किया। इसका मतलब जो बाकी चीज है वो कौन लेके जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, ओके। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, और वो भी कैसा, पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, समझ गए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब आप बोलोगे सर तो ये किसका फॉर्मूला है, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। बिल्कुल, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, पर ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल, कि कितना फोर्स लगा डिवाइडेड बाय आप कितना चार्ज लेके आए। अब देखिए हर बार ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक चार्ज पार्टिकल है आपके सामने, अब इस चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, क्या हर बार चेक करने के लिए दूसरा लेके आओगे, क्या हर बार चेक करने के लिए दूसरा लेके आओगे, नहीं ना। मान लो यहां पर एक 5 माइक्रो कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है, +5, और किसी ने बोला कि बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो क्या करोगे, बार बार कहीं से टेस्ट चार्ज उठा के लेके आओगे, बार बार इसको पुश कराओगे, क्या करोगे, बार बार ये करोगे क्या, नहीं ना। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो ये तो बोलता है कि इसके ऊपर कितना फोर्स पड़ रहा है, आप उसकी वैल्यू लिखो, टेस्ट चार्ज कितना लेके आए उसको लिखो, तब हम बता सकते हैं। तो यार ये तो लेंथी प्रोसेस हो गया ना, माना कि ये फॉर्मूला है पर ये लेंथी प्रोसेस है, तो इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं कि हमने इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट किया, सो दैट यहां पे डायरेक्टली पता चल जाए। अब देखिए इस फॉर्मूले में देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है। चार्ज, ये कैपिटल क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, मेन चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मेन चार्ज का, ये याद रखना। टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं होती है, बात किसकी होती है, मेन चार्ज की। तो कैपिटल क्यू जो है वो क्या रखेंगे यहाँ पर, 5 माइक्रो कूलम, है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे कर ही लेते हैं हम इसकी बात, तो 1/4 एप्सिलॉन कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ इंटू ये कैपिटल क्यू क्या है, जिस चार्ज की आप बात कर रहे हो, मेन चार्ज। तो मेन चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय आर, आर का मतलब डिस्टेंस। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है इसके और इसके बीच में, इस चार्ज के सेंटर और इसके बीच में डिस्टेंस है, मान लो 1 मीटर, लेट्स से 1 मीटर, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर, राइट। और यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया, राइट। तो ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना इतना ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला ये लगेगा। हाउएवर अगर क्वेश्चन में फोर्स दिया है
टेस्ट चार्ज की वैल्यू दे रखी है तब तो बेशक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल के आया 1/4πε0 Q/r², राइट। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 1/4πε0 Q/r², न्यूटन पर कूलम, है ना। बट ये जो फॉर्मूला है ये है फॉर एयर एंड वैक्यूम, ये फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर एयर एंड वैक्यूम। लेकिन अगर मीडियम बदल जाता है, फॉर अदर मीडियम, फॉर अदर मीडियम, अदर मीडियम की जब हम बात करते हैं तो यही फॉर्मूला बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε Q/r², न्यूटन पर कूलम। जैसा आपने कूलम्स में पढ़ा था एग्जैक्टली वैसा ही है। एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे? एप्सिलॉन से। और ये जो एप्सिलॉन होगा वो उस मीडियम की होगी जिसकी आप बात कर रहे हो, राइट। अब फिर वही बात हो गई कि भाई एप्सिलॉन कौन याद रखेगा? ज्यादा आसान हमारे लिए क्या है? के याद रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखना हमारे लिए ज्यादा आसान है। सो व्हाट विल डू इज वी विल रिप्लेस दिस, तो एप्सिलॉन रिप्लेस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू के से, और ये बन जाएगा Q/r²। और फिर उसके बाद क्या होगा? 1/k बाहर ले लो, अंदर बच जाता है 1/4πε0 Q/r², है ना, यही हो जाएगा। और फिर ये बन जाएगा E इक्वल टू, अच्छा ये जो चीज है यहां पर ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट वैक्यूम, है ना। तो इसको मैं छोटा सा EV बना देता हूं, ये वैक्यूम की बात हो रही है, और ये किसकी बात हो रही है? EM, ये मीडियम की बात हो रही है। दिस इज EM, ये मीडियम की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी मीडियम, देखिए ये मीडियम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट वैक्यूम डिवाइडेड बाय के। समझ में आया? क्या ये फॉर्मूला एग्जैक्टली फोर्स का भी था? एग्जैक्टली फोर्स में भी ऐसे था कि Fm इज इक्वल टू FV/K, और यहां पर भी सेम फॉर्मूला है। इसीलिए जैसा लॉजिक आप कूलम्स में लगाते थे, कूलम फोर्स में लगाते थे, वही लॉजिक आपको यहां पर लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाना है, राइट। तो क्या क्या फॉर्मूला बना? E इक्वल टू F/Q0, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मीडियम, एट एनी मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट वैक्यूम डिवाइडेड बाय K। तो कल के दिन सवाल यहां पर यह बन सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का वैक्यूम में 100 न्यूटन पर कूलम था, आपने उसको एक ऐसे मीडियम में डुबाया जहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 था, तो बताओ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो मानी बात है ये बन जाएगा 100/2, दैट इज 50 न्यूटन पर कूलम, दैट विल बी 50 न्यूटन पर कूलम। समझ में आया आप लोग को? ओके, तो अब बढ़ सकते हैं आगे। अच्छा ये चीज जैसे कि मैंने यूनिट बताई न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये कौन से सिस्टम के बेसिस पे है? ये वाली SI सिस्टम के बेसिस पे है, राइट। लेकिन अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? याद करो जरा, न्यूटन की जगह क्या लिखते थे? डाइन, है ना। न्यूटन की जगह क्या लिखते थे हम लोग? डाइन। और पर कूलम की जगह क्या आ जाएगा? स्टैट कूलम। इसकी जगह क्या आ जाएगा? स्टैट कूलम। और ये जो सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम के बेसिस पे ये बन के आएगा। क्लियर है एवरीवन? ओके, तो बढ़ते हैं आगे। यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जैसे मैंने बात किया था कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी जगह पर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, राइट। जैसा कि फोर्स में किया था यहां पर भी एग्जैक्टली हम लोग वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन स्केलर फॉर्म में है तो ये जो नेट होगा, नेट कैसे निकल के आएगा? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस प्लस 2 टाइम्स E1 इंटू E2 इंटू कॉस थीटा। तो इसी वे में आपको सॉल्व करना है, जैसा आप फोर्स सॉल्व करते थे एग्जैक्टली यहां पर भी आपको वैसा ही सॉल्व करना है, राइट। वन मोर थिंग, आगे चल करके कई बार ऐसा होगा कि जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सामने वालों ने ना इस चीज को K लिख रखा है, ऐसा लिख रखा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू K इंटू Q/r²। इस चीज को वो एज ए K बोल के दिखा देते हैं, कांस्टेंट वाला K। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ये नहीं समझना है कि 1/4πε0 डाइलेक्ट्रिक वाला कांस्टेंट है, जी नहीं। K हम लोग डाइलेक्ट्रिक के लिए भी यूज करते हैं एंड K हम लोग कांस्टेंट को शो करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है एवरीवन? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो नेक्स्ट इज
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती हैं। देखो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी चीज है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ ही जाती है। जैसे नदी, नदी हमेशा पहाड़ों से निकलती है और समुद्र की तरफ जाती है। तो ये देखो, ये जो पहाड़ है, पहाड़ इज एट हायर पोटेंशियल। ये जो माउंटेन्स होते हैं जहां पे बर्फ होती है वो हायर पोटेंशियल पे है, और ये जो नदी बहते बहते जा रही है ये समुद्र की तरफ जा रही है, राइट। और जो समुद्र होता है वो लो पोटेंशियल पे होता है। तो याद रखो चीजें हमेशा हाई टू लो की तरफ जाती हैं। ये तो वाटर था, राइट। सिमिलरली जैसा हीट हो गया, गर्मी, हीट, हीट भी तो ऐसे ही करता है। हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, होता है कि नहीं, है कि नहीं। दिस इज द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ हीट, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। मान लो वहां पर आग जल रही है तो वहां की जो गर्मी है वो यहां आने लगेगी, क्योंकि यहां का लो टेम्परेचर है और वहां का हाई टेम्परेचर है। तो हीट बोलो या वाटर बोलो या इस दुनिया का कोई भी चीज बोलो, सब हमेशा हाई से लो की तरफ ही ट्रेवल करते हैं, राइट। तो यहां पर भी क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब यहां पर हायर पोटेंशियल क्या हुआ और लोअर पोटेंशियल क्या हुआ, तो जरा समझिए। जब कभी भी मैं चार्ज पार्टिकल लेता हूं तो मेरे पास दो टाइप के चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस को ट्रीट किया जाता है कि इट इज एट हायर पोटेंशियल और माइनस को ट्रीट किया जाता है एज लोअर पोटेंशियल। प्लस चार्ज को ट्रीट किया जाता है कि ये हायर पोटेंशियल पे, और माइनस को ट्रीट किया जाता है कि ये लोअर पोटेंशियल पे है, राइट। तो देखो मैं यहां पर तीन चार पॉइंट ले लेता हूं। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तीन पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया। तो जो जितना प्लस के क्लोज होगा उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, और जो जितना माइनस के क्लोज होगा उसका पोटेंशियल इतना कम होगा। तो मतलब कि ए का पोटेंशियल अगर मैं VA बोल देता हूं, बी का पोटेंशियल VB और सी का पोटेंशियल VC। आपको शायद पता होगा पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो V है, V वोल्टेज होता है ना। क्लास 10th में आपने पढ़ा था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको V से डिनोट किया जाता है ना, और उसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट, इसलिए V लिखा जाता है। तो देखिए जो प्लस के जितना क्लोज होगा उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, जो माइनस के क्लोज होगा उसका पोटेंशियल उतना कम होगा। तो यहां पर VA विल बी ग्रेटर देन VB विल बी ग्रेटर देन VC, राइट। VA विल बी ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC। तो प्लस हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहते हैं और माइनस लोअर पोटेंशियल पे। मन में एक सवाल आएगा, बट सर ऐसा क्यों है, प्लस हायर पोटेंशियल पे क्यों और माइनस लोअर पोटेंशियल पे क्यों। भाई वो प्लस में है और ये जो है ये माइनस में है, नेगेटिव, इसका बैंक अकाउंट नेगेटिव है, कर्जे में डूबा हुआ है ये, और ये पॉजिटिव है, इसके पास एक्सेस पैसा है, राइट ना। तो इसके पास एक्सेस है और इसके पास क्या है, कमी। तो मुझे एक बात बताओ सिंपली, एक आदमी है जो अमीर है, जिसके पास बहुत पैसा है, और दूसरा है जो कर्जे में है, कौन किसको पैसा दे सकता है। जो ऑलरेडी कर्जे में है क्या वो अमीर को पैसा दे सकता है, नहीं दे सकता, उसके पास है ही नहीं। लेकिन जिसके पास एक्सेस पैसा है वो दूसरे को दे सकता है जिसके पास कमी है, राइट ना। इसीलिए यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक अमीर ही गरीब को पैसा दे सकता है, उसी तरीके से यहां पर हायर पोटेंशियल ही लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डायरेक्ट कर सकता है। तो ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये कहां से कहां जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती हैं, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। देखिए यहां पे एक और बात समझिए, लेट्स से मैंने एक प्लस चार्ज लिया, तो होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। तो अगर मैं देखूं तो मुझे पता चला कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, मगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लाइंस के फॉर्म में मौजूद होता है। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर आप इस प्लस को ऑब्जर्व करोगे, वैसे तो आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन अगर थ्रू इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्लस से लाइंस निकल रही हैं, कुछ प्लस से कुछ लाइंस निकल रही हैं इस वे में। ये देखिए, दीज आर द लाइंस। कौन सी लाइन है ये, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हर एक डायरेक्शन में निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर एक डायरेक्शन में निकलती हैं, राइट ना। अब हमको, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आंखों से दिखती नहीं है, पर हमको इतना पता है कि इतना जो एरिया है उसमें उसका इन्फ्लुएंस है। जैसे कि मैग्नेट, हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों, कैसे पता, हमने
सिक्का लिया, कॉइन, हम कॉइन को जब यहां पर लेके गए तो कॉइन को इसने खींच लिया। हमारी आंखों से तो बस इतना ही दिखाई दे रहा है कि इसने, इस मैग्नेट ने कॉइन को खींच लिया। लेकिन जब हम आयरन फाइलिंग्स डालते हैं, आयरन फाइलिंग्स पता है ना, वो छोटा छोटा पाउडर जैसा रहता है, वो आयरन फाइलिंग्स, मैग्नेटिक नेचर होता है उसका। अगर हम आयरन फाइलिंग्स छिड़क दें यहां पे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आयरन फाइलिंग्स है, इन्होंने खुद को ऐसा अरेंज कर लिया। आयरन फाइलिंग्स ने खुद को इस वे में अरेंज कर लिया, है कि नहीं? कभी एक्सपेरिमेंट देखा होगा ये आपने, आपकी बुक में भी होगा कि ये जो आयरन फाइलिंग्स है ये इस वे में अरेंज हो गया। इससे क्या पता चलता है कि एक्चुअली ये जो एरिया है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में मौजूद है। ये जो एरिया है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में मौजूद है, इसीलिए वो जो पाउडर था, वो जो फाइलिंग्स थी, उसने खुद को लाइन के फॉर्म में अरेंज कर लिया। अदरवाइज वो जस्ट ऐसे बिखरा हुआ हो सकता था, पर उसने खुद को लाइंस के फॉर्म में अरेंज कर लिया। उसी तरीके से यहां पर भी जब आप एक चार्ज पार्टिकल लेते हो, हमको मालूम है कि उसके चारों तरफ कुछ तो है जो दूसरे चार्ज पार्टिकल को खींचता या धकेलता है, पर असल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि प्लस से कुछ लाइनें बाहर निकल रही हैं, और ये जो लाइनें हैं इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ गए? तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, और वही चीज अगर आप एक माइनस चार्ज पार्टिकल ले लो तो आप देखेंगे कि माइनस चार्ज पार्टिकल की तरफ लाइनें एंटर कर रही हैं। क्लियर है? प्लस से लाइनें निकलती हैं और माइनस की तरफ जाती हैं, प्लस से लाइनें निकलती हैं और माइनस की तरफ जाती हैं। तो इसी वजह से अब आप एक चीज देखिए, क्या बताया था मैंने आपको? एक अमीर है और एक गरीब है, कौन दे सकता है दूसरे को पैसा? अमीर दे सकता है और जो गरीब है वो ले सकता है ना? तो यहां पर जरा एक बात समझिए कि देखिए, ये जो प्लस है वो यहां पे है और माइनस यहां पर है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्लस इज एट हायर पोटेंशियल, है ना, और जो ये माइनस है वो लोअर पोटेंशियल पे है। ये देखिए, ये जमीन है, जैसे ये जमीन के ऊपर ये पहाड़ है, ठीक है, ये जमीन नॉर्मल लेवल है, ये पहाड़ है, और ये एक खाई पकड़ सकते हो या समुद्र की गहराई पकड़ सकते हो। तो माइनस यहां पर मौजूद है, ऊपर चोटी पे कौन है? प्लस, और यहां पर कौन मौजूद है? माइनस। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है, ये देखिए प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और किसकी तरफ जाएंगी? माइनस की तरफ, इस वे में जाएंगे, ठीक है ना, इस वे में ये ट्रेवल करेंगी। ऑलराइट, अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट ले लो, यहां पर ये एक पॉइंट ले लो, इसको मैंने नाम दिया P, इसको नाम दिया Q और इसको नाम दिया R। किसी ने आपसे पूछा बताओ इसमें P Q R में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? तो अगर आप प्लस की तरफ हो तो पोटेंशियल कैसा होगा? हायर, और अगर माइनस की तरफ हो तो पोटेंशियल कैसा होगा? लोअर। तो मैं ये बोल सकता हूं पोटेंशियल एट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट Q इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट R। तो अगर आप माइनस की तरफ है, कर्जे में है, तो पोटेंशियल बहुत कम है, और अगर आप पॉजिटिव में हो तो इसका मतलब आपका पोटेंशियल ज्यादा है। सब कुछ भुला चुके हो, दिमाग में कुछ है नहीं, तो एग्जाम में क्या लिखोगे? लेकिन अगर सब कुछ याद है, पॉजिटिव में हो, तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहां पर भी एग्जैक्टली वही है, प्लस की तरफ हो तो पोटेंशियल ज्यादा और माइनस की तरफ हो तो पोटेंशियल कम। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं, इस दुनिया की जितनी भी चीजें सब हायर से लोअर की तरफ ही ट्रेवल करती हैं। आपने एक पत्थर लिया और इसको बिल्डिंग के यहां पे रख दिया, एकदम कॉर्नर पे रख दिया और छोड़ दिया आपने। वो पत्थर क्या होता है? ऊपर से नीचे ही गिरता है। उल्टा होता है क्या कि नीचे से ऊपर गया? क्यों ऐसा? वो इसके लिए क्योंकि जब ये जमीन है और ये बिल्डिंग है ना, आपने पत्थर को यहां पे ड्रॉप कर दिया तो पत्थर ऊपर से नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल हाई है, हाई पोटेंशियल, इस जगह पर हाई पोटेंशियल है। आपको शायद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh, है कि नहीं? तो इस जगह पर क्योंकि हाइट ज्यादा है इसीलिए यहां पे h ज्यादा है, तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से इस जगह का पोटेंशियल हाई है। जबकि ये जो ये वाली जगह है, नीचे वाली जमीन वाली, दिस इज एट लो पोटेंशियल, है ना, ये लो पोटेंशियल पे, इसलिए पत्थर कहां से जा रहा है? हाई पोटेंशियल से कहां ट्रेवल कर रहा है? वो लो पोटेंशियल की तरफ। पत्थर कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जैसे कि मैंने बोला, चीजें हमेशा हाई से लो की तरफ जाती हैं, चीजें हमेशा हाई से लो की तरफ जाती हैं। और एक और बात ध्यान में रखिए, हाई से लो पे जाना इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाई से लो पे जाना इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जो खुद से हो जाते हैं, जो खुद से हो जाते हैं, जिनको करवाना नहीं पड़ता, जो खुद से हो जाते हैं।
तो चीजें हमेशा हाई से लो की तरफ खुद से चली जाती है, करवाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर नीचे से ऊपर फेंकना हो या नीचे से ऊपर लेके जाना हो, लो से हाई पे लेके जाना हो, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, उनको करवाना पड़ता है, उनको करवाना पड़ता है। डिस्ट्रक्शन इज स्पॉन्टेनियस, डिस्ट्रक्शन अपने आप हो जाता है, डिस्ट्रक्शन करवाना नहीं पड़ता, लेकिन कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ता है। एक घर था, उसको किसी ने यूज नहीं किया कुछ सालों तक, बाद में जब आप आओगे तो देखोगे कि घर अपने आप ढल गया, खुद से हो गया। लेकिन अगर घर बनाना हो तो खुद से नहीं होगा, वो करवाना पड़ेगा। आपको चीजें याद करनी है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो वो करना पड़ेगा, वो खुद से नहीं होगा। फिजिक्स याद करना पड़ेगा, यू हैव टू डू, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद से नहीं होगा, करना पड़ेगा। लेकिन अगर भूलने वाली बात है, आप 12th में चले गए, क्लास 10th की चीजों को भूलना है, वो अपने आप भूल जाओगे, है कि नहीं? तो स्पॉन्टेनियस जो खुद से होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं होते, जिनको करवाना पड़ता है। तो याद रखो, लोअर से हायर पे जाना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि हायर से लोअर पे आना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। समझ में आया? ये खुद से होगा, सेल्फ, जबकि ये करवाना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क फॉर इट। पत्थर को नीचे से ऊपर लेके जाना होगा। क्लियर एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, अब जरा एक बात को समझिए, सपोज एक प्लस चार्ज है और ये दूसरा प्लस चार्ज है, दोनों बहुत दूर हैं, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इधर इधर ऐसे, ठीक है, और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस वे में चारों तरफ। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा? बाहर को, इनका जो डायरेक्शन होगा ये ऐसा बाहर को होगा, इसका भी होगा, है ना? अब क्या, जब आप इन दो चार्ज पार्टिकल को आमने सामने लेके आओगे तो होता क्या है, ये प्लस और ये माइनस, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये ऐसी हो जाती हैं, ऐसी, और इसकी भी ऐसी हो जाती हैं, राइट? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये उनका नेचर है, ये उनका भाईचारा है कि एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे दो चार्ज पार्टिकल को आप आमने सामने लेके आए, ये इस तरफ हो गया और ये इस तरफ हो गया। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर इसकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर हो जाएंगी और इसकी इधर हो जाएंगी, तो क्या यहां पर नॉन सिमेट्री प्रोड्यूस हो गई है? पहले तो क्या था, सब चारों तरफ इक्वली बिखरे हुए थे, तो एक बढ़िया सिमेट्री मिल रही थी। और आपको एक और चीज मैं बता दूं, जो चीजें जितनी ज्यादा सिमेट्रिकल होती हैं वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल भी होती हैं। तो यहां पर अगर आप देखो, प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था इक्वली, यहां पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो इनके अंदर काफी सिमेट्री थी एज कंपेरेटिव टू द ये सेकंड वाला केस। इसमें क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सब इस तरफ जा रहा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो रही है। और जब कभी भी सिमेट्री डिस्ट्रॉय होती है तो अनस्टेबिलिटी ज्यादा क्रिएट होती है उससे, ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये दो प्लस को समझ में आ रहा है कि यार सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो रही है, तो ये दोनों आपस में एक फैसला करते हैं कि भाई तू एक काम कर, तू इस तरफ चले जा और मैं इस तरफ चले जाता हूं, लेट्स रिपेल, सो दैट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये पहले जैसी हो जाए। इसलिए भी दो सेम चार्ज पार्टिकल खुद को एक दूसरे से रिपेल करते हैं, दो सेम चार्ज पार्टिकल क्या करें, खुद को एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट ना? आप ऐसा समझ सकते हो, ये एक दुकान वाला है और ये एक दुकान वाला है, ये दोनों ही दुकान वाले हैं और सेम दुकान वाले हैं, सेम सामान दे रहे हैं। ऐसे में उनका ये रहा है कि ना यार तू भी इधर बिजनेस कर रहा है, मैं भी इधर बिजनेस कर रहा हूं, ना तुझे ढंग से फायदा हो रहा है ना मुझे भी ढंग से फायदा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, तू थोड़ा डिस्टेंस पे रहे, मैं थोड़ा डिस्टेंस पे रहता हूं, वहां के कस्टमर तेरे, यहाँ के कस्टमर मेरे। वो मुंबई देखी थी, वो मूवी देखी थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो बोलता है ना सुल्तान मिर्जा कि आज से वो एरिया तेरा, वो एरिया तेरा, वो एरिया तेरा, ताकि पंगा ना हो गया एक दूसरे से रिपेल, क्योंकि सेम धंधा करे थे, सेम नेचर वाले थे, है कि नहीं? तो दो प्लस प्लस आपस में रिपेल हो जाते हैं। सेम माइनस का भी चक्कर है, दो माइनस अगर आपने सामने आएंगे तो क्या होगा, अगेन ये जो लाइनें हैं ये इस तरीके से डिस्टॉर्ट हो रही हैं और इस वजह से दो माइनस आपस में रिपेल कर जाते हैं। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस होगा तो क्या होगा, जरा समझिए, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, प्लस से लाइनें निकलती हैं और माइनस की तरफ लाइनें जाती हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये मैन्युफैक्चरर है और ये कंज्यूमर है। तो मैन्युफैक्चरर
से सामान जा रहा है कंज्यूमर की तरफ, ये देखिए मैन्युफैक्चरर से सामान जा रहा है कंज्यूमर की तरफ। अब आप एक चीज सोचो, एक फैक्ट्री वाला है या एक दुकान वाला है, उसे ज्यादा खुशी कब मिलेगी? जब वो अपने कंज्यूमर के आजू बाजू ही रहेगा। आप एज ए कंज्यूमर जब सामान लेते हो तो कैसे लेते हो? अपने पास वाले दुकान वाले से लेते हो। ऐसे तो नहीं कि 15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं किसी किराना वाले के पास और उसे सामान ले रहे हैं। हमें चाहिए कि जो हमारा सप्लायर हो वो हमारे पास हो, और सप्लायर को चाहिए कि जो कस्टमर हो वो हमारे पास हो। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि दोनों आमने सामने रहें, राइट ना? तो ये प्लस मैन्युफैक्चरर है, माइनस जो है वो कंज्यूमर है। तो प्लस से निकल रही है और माइनस की तरफ जा रही है, लाइन को दूर से ट्रेवल करना पड़ रहा है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। इसलिए ये दोनों क्या बोलते हैं, चलो एक काम करते हैं, क्लोज आ जाते हैं। तो इस वजह से दोनों आपस में चिपकते हैं। एनर्जी का रूल तो है ही, एक यहां पर इसका भी रिलेशन है कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से निकल रही माइनस की तरफ, तो क्लोज आ जाएंगे तो ज्यादा आसानी होगी। और यहां पर क्या हो रहा है, सिमेट्री जो है वो थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो रही है ना? इसलिए प्लस प्लस रिपल और माइनस माइनस ऑल्सो रिपल। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। देखो ये और ये इंटरसेक्ट नहीं करे, इसलिए फैल गई ये इस तरफ, तो ये इनकी खासियत है। अच्छा, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है क्यों ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती? क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, उस एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो दो डायरेक्शन बनेंगे। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन बन रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं बन सकते। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास 9 में आपने पढ़ा था ना कि प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो आप क्या बोलते थे कि चलो मान लेते हैं √3 एक रैशनल नंबर है। अगर √3 एक रैशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए था, पर ये p/q के फॉर्म में होता नहीं है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, तो क्या है, इरेशनल। प्रूव करो कि ये बंदा जो है ये टेररिस्ट नहीं है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि देखो अगर ये टेररिस्ट होता तो इधर उधर गोली चला रहा होता, दूसरों को मार रहा होता, पर इसने मारा क्या, नहीं, इसका मतलब ये टेररिस्ट नहीं है। तो यहां पर बिल्कुल वैसा ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन बनेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन उस पॉइंट पे नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद अगला, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होता है। तो ये देखिए जरा, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए चार्ज का होना बहुत जरूरी है। अब आपको पता है कि जैसे ही आप कंडक्टर में चार्ज देते हो तो सारे के सारे चार्जेस सरफेस पे आ जाते हैं। अगर सारे के सारे चार्जेस सरफेस पे आ जाएंगे तो अंदर चार्ज क्या होगा, जीरो। और अगर अंदर चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना? एक और चीज जरा समझिए यहां पर कि सर चार्ज है तो सही पर सरफेस में, अंदर नहीं है, तो इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। चलिए सर समझ में आता है। बाहर सरफेस जो है वहां पर तो चार्ज है ना, तो क्या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? यस मिलेगा। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस वे में आपको आउटसाइड ऐसा जाता हुआ मिलेगा। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर नहीं है पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर क्योंकि ये देखो ये प्लस है इसीलिए जो ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ऐसे बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब एक और सवाल आप पूछ सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ गया ना, तो अंदर भी तो आ ही सकता था। इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी आंखें हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जजमेंटल थोड़ी है कि नहीं भाई मैं इसी तरफ जाऊंगा। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसी तरफ जाएगा, ये जरूरी थोड़ी है, वो उस तरफ भी तो जा सकता है कि नहीं? तो देखिए अगर ऐसा हुआ बाय चांस कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है मैं इधर जाऊंगा, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलेगा कि मैं भी इधर जाऊंगा। तो इन दैट केस क्या हो रहा है, एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहे हैं, आई मीन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पर रूल क्या बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इसी वजह से इनके लिए अच्छा होगा कि ये बाहर की तरफ ही रहें। क्योंकि अगर ये बाहर की तरफ रहेंगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समझ में आया? सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। क्यों? एग्जाम में आया तो क्या लिखोगे, क्योंकि देयर इज नो चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट देयर। आप ये आंसर लिखोगे सिंपली। क्लियर है?
उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि चार्जेस का अमाउंट कितना है। देखो सपोज ये है एक प्लस चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, या यह है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यह है 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज और यह है 3 कूलम्ब ऑफ चार्ज। वैसे तो हम अपनी आंखों से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देख सकते, चलो मान लो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है उससे हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज से 4 लाइनें निकल रही हैं तो 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज से 8 लाइनें निकलेंगी, ठीक है। अगर इससे 4 लाइन निकल रही हैं तो 2 कूलम्ब से 8 लाइंस निकलेंगी। सिमिलरली 3 कूलम्ब से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां से कितनी लाइनें निकलेंगी? 12 लाइंस, है ना। सिंपल है कैलकुलेशन। 1 कूलम्ब से अगर 4 लाइन तो 2 कूलम्ब से 8 लाइन, 3 कूलम्ब से 12 लाइन। तो इस तरीके से जब आप चार्ज का अमाउंट बढ़ाओगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये भी बढ़ती चली जाएंगी, ये भी बढ़ती चली जाएंगी, राइट। होता क्या है चार्ज जब बढ़ता है, सुनिएगा, होता क्या है जब चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ता है तो फोर्स बढ़ता है, क्योंकि जैसे स्पाइडरमैन मूवी देखी थी, सामने किसी ऑब्जेक्ट को जब स्पाइडरमैन खींचता तो ऐसे क्या करता है, ऐसा जाली मारता है और फिर खींचता है वो, राइट। अगर सामने भारी भरकम कोई गाड़ी हो, मूवी में देखना, अगर किसी इंसान को खींचना होता था स्पाइडरमैन को, ऐसा जाल मारता था, खींच लेता था, सिर्फ एक ही जाल की जरूरत है। लेकिन अगर किसी गाड़ी को रोकना हो उसको, तो उसको क्या करना पड़ता था, दोनों हाथों से ऐसा, फिर खींचता था वो, क्योंकि अब स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। और एक बार वो ट्रेन रोक रहा होता है स्पाइडरमैन, वो पहले वाला जो स्पाइडरमैन था, आई थिंक सेकंड वाला पार्ट था उसका, उसमें उसको एक ट्रेन रोकना होता है। वो ट्रेन के आगे खड़े हो जाता है और ऐसा कंटिन्यूअसली जाल पे जाल मार रहा था, करके बहुत सारी जाल मारता है, तब जाकर के वो ट्रेन रुक पाती है। तो जितना ज्यादा फोर्स चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ाओ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब बढ़ेगी? जब चार्ज बढ़ेगा। क्लियर? तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा, इसके बाद कौन सा पॉइंट हो गया? 1 2 3 4 5। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं कंडक्टिंग सरफेस के। मतलब कि ये देखो, सपोज ये एक कंडक्टिंग सरफेस है, दिस इज अ कंडक्टिंग सरफेस। अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर बाहर को, ये देख रहे हो, इस वे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी 90 90 90 के एंगल पे। ऑल विल बी एट द एंगल ऑफ 90। ओके, अगर प्लस होगा तो लाइन बाहर की तरफ, और अगर माइनस होगा तो अंदर की तरफ, राइट। अगर ऐसा हुआ तो, अगर बॉडी ऐसा हुआ तो देखो यहां से ऐसा निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे बाहर निकलती हैं। मन में आएगा क्यों सर 90 पे ही क्यों? तो इसकी वजह समझो। अगर 90 पे ना निकले, ये देखिए ये एक बॉडी है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहे थे सीधा 90 के एंगल पे। मान लो इसमें से कोई ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोलता है मैं 90 पे नहीं निकलूंगा, तो भाई अगर तू 90 पे नहीं निकलेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तू थोड़ा टिल्ट कर जाएगा। अगर तू टिल्ट करेगा तो इन बाकियों को इंटरसेक्ट करेगा। देखो ये वाला जो है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 90 के एंगल पे नहीं है, थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम है। अगर ऐसा तू करेगा तो तू बाकियों को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और ये तो अलाउड ही नहीं है क्योंकि आपस में बहुत भाईचारा है। तो इसीलिए मजबूरन तुझे 90 के ही एंगल पे निकलना होगा। तो तू 90 के एंगल पे निकलेगा तभी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ये 90 डिग्री के एंगल पे निकलते हैं। ये एक वजह है। दूसरी वजह एक और है, अगर समझ सको तो समझो। वजह यहां पर यह है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो यहां पर तो आपको ये लगा कि सर ये तो बहुत सारी लाइन है इसलिए पंगा हो रहा है ना। अगर एक ही लाइन होगी तो क्या होगा? तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल रहा है, टिल्टेड। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टिल्टेड निकल रहा है तो यहां पे इस केस में क्या होगा, दो वेक्टर बन करके आएंगे डायरेक्शन के। ये देखो
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन बन के आएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट बन के आएगा और एक ये वाला कंपोनेंट बन के आएगा, है कि नहीं? क्योंकि ये देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और ये एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा ई साइन थीटा और ये बन जाएगा ई कॉस थीटा, है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा निकलेगा तो ये वाला जो कंपोनेंट है दिस विल बी ई कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा। तो मतलब कि एट सरफेस, इस मेटल बॉडी की सरफेस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा होगा तो इसकी सरफेस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा है, पर है तो ना, है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लेड्स टू फोर्स। कब? अगर मैं इसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज रख दूं क्यू नॉट। जरा समझिए, मैंने इसकी सरफेस के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज भी है, तो बदले में क्या होगा? फोर्स लगेगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट, पढ़ा था ना? और ये फॉर्मूला कहां से आया था? फॉर्मूला यहां से आया था, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ बाई क्यू नॉट, तो इसका मतलब F क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू नॉट। तो अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो बदले में फोर्स भी होगा। फोर्स होगा और ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां मूव कर गया तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, तो वर्क भी है। लेकिन बिना कोई करवाने वाले के वर्क कैसे हो सकता है भाई? वर्क तभी होगा जब कोई करने वाला होगा। वर्क तभी होगा जब कोई करने वाला होगा। ऐसे वर्क हुए जा रहा है। आपने एक तालाब में एक पाइप खड़ा कर दिया ऐसे कि भाई मेरा फवारा काम करेगा। क्यों करेगा भाई? तालाब में तुम एक ऐसा पाइप खड़ा कर दो और तुम सोचो कि वहां से फवारा निकलेगा, ऐसे कैसे निकलेगा? कोई होना चाहिए ना जो पानी को ऐसा पुश करे, कोई होना चाहिए ऐसा, तभी जाकर के वर्क होएगा, तभी जाके वो फवारा काम करेगा। फ्री में नहीं करता। तो याद रखो, वर्क हो गया, ये फ्री में नहीं होता, एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर ये टिल्टेड हुआ तो वर्क होएगा, पर वर्क करवाने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अगेन यहां पर जो ये बात हो रही है वो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बेसिस पे हो रही है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। यहां पर भी वही बात हो रही है, क्योंकि अगर टिल्टेड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, फोर्स लगता, वर्क डन होता, पर होता तो नहीं ना। चार्ज पार्टिकल को हमने रख के देखा। हमने क्या किया? इस चार्ज पार्टिकल को रख के देखा और हमने ऑब्जर्व किया कि चार्ज पार्टिकल तो मूव ही नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड टिल्टेड होता तो फोर्स लगता, वर्क डन होता। हमने चार्ज पार्टिकल को रख के देखा, चार्ज पार्टिकल तो मूव ही नहीं किया। क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं किया, कुछ वर्क ही नहीं हुआ, मूव ही नहीं किया, तो मतलब फोर्स नहीं लग रहा होगा। फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसका मतलब ये ई कॉस थीटा नहीं रहा होगा। अगर ई कॉस थीटा नहीं है, इसका मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकल रहा है? परपेंडिकुलर निकल रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। तो मैंने आपको दो वजह दे दी, क्लियर है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलती हैं और माइनस की तरफ जाती हैं। तो प्लस से निकली और माइनस की तरफ चली गई, प्लस से निकली माइनस की तरफ चली गई, इस वे में। ओके, इन दिस वे, प्लस से निकली और माइनस की तरफ चली गई। लेकिन अगर मैं मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेट में ऐसा नहीं होता। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेट में नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो साउथ की तरफ जाती हैं और फिर अंदर ही अंदर वापस नॉर्थ की तरफ जाती हैं। नॉर्थ से लाइनें निकली, साउथ की तरफ गई और फिर वापस अंदर ही अंदर गई, इस वे में। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। इनफैक्ट अगर आप वायर्स में भी देख लो, वायर, ये एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा स्टैब्लिश होता है। वो याद है ना, राइट हैंड थंब रूल।
कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस वे में होगा। तो अगेन देखो ये भी एक क्लोज लूप है, राइट। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वही खासियत है जो कूलम फोर्स की है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वही खासियत है जो कूलम फोर्स की है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जैक्टली वही रूल फॉलो करेंगे जो कूलम फोर्सेस करती थी। इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वहां पर मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो वेक्टर में ये फॉर्मूला हो गया, और स्केलर में फॉर्मूला ये E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2 cos थीटा, 2 टाइम्स E1 E2 cos थीटा। और ये चीज मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी के बेसिस पे बनेंगे। ये कर लिया तो समझ लो कि आपका काफी हिस्सा जो ये आप पढ़ते हो फिजिक्स में, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज को अच्छे से आप समझ के चलें। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी। अब बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहां पे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 to the power -7 kg एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पहला रूल है मैंने आपको बताया कि तोड़ के पढ़िए और 4, 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़िए। अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया इसका मतलब आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 to the power -7 kg। ठीक है जी, ये एक वाटर ड्रॉप है और इसका वजन है 10 to the power -7 kg एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power, Q है इसका 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और आपको इसको सपोर्ट करना है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी? अब जरा समझिए, सपोर्ट करना मतलब क्या? ये एक पानी की बूंद है, ऑब्वियसली नीचे गिरना चाहेगी, तो नीचे को कौन एक्ट कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो नीचे को खींच रही है। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये नीचे को आए तो आपको कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा कि जो कोई ऐसी फोर्स देनी पड़ेगी जो ऊपर को एक्ट कर रहा हो और इसको कैंसिल करे। तो हमें चाहिए एक ऐसी फोर्स जो ऊपर को एक्ट करे एज वेल एज इक्वल हो। कौन सी फोर्स हो सकती है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा। तो नीचे को ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो हमें इतना पता है कि हमको ऊपर को एक फोर्स देनी पड़ेगी जो उसको कैंसिल करे, नीचे वाले फोर्स को कैंसिल करे, है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जरा देखिए यहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। करेक्ट ना? ठीक है। तो भाई ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कितना होता है? तो फोर्स का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², राइट। और एक फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास QE, जो अभी जस्ट पढ़ा। तो दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन सा लग सकता है? फर्स्ट वाला लग सकता है। फर्स्ट वाले के लिए आपको दो चार्जेस की जरूरत है। एक चार्ज तो चलो पता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। दूसरा चार्ज पता है? नहीं पता है, क्योंकि पिछले वाला जब हमने कूलम्स वाला किया था क्वेश्चन तो उसमें एक नीचे बॉल और थी, है कि नहीं? याद आया आपको? तो इसलिए Q1 भी था Q2 भी था, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया था। पर अभी ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि इस दूसरी बॉल का कोई जिक्र नहीं है, दूसरे चार्ज का कोई जिक्र नहीं है। तो मानी बात है, हम फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा? QE इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? mg। तो क्या क्या वैल्यूज अपने को पता है? देखो Q कितना है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? अरे वही तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्या बोला? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो E ही तो कैलकुलेट करना है आपको। इक्वल टू m, वजन कितना है? 10 to the power -7 और ग्रेविटी कितना है? 10। तो क्या बन जाएगा भाई? तो यहां पर ये बन जाएगा, देखो ये कैंसिल और इससे -6 हो जाता है ये। उसके बाद 10 to the power -6 यहां पर कैंसिल और यहां पर -13 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू
अच्छा, ये तो पूरा कैंसिल आउट ही हो गया है ना, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना होता है, आई थिंक ये 0.625 होता है, इंटू 10 टू द पावर +13 हो जाएगा। फर्दर जब आप इसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12 न्यूटन पर कूलम, या फिर वोल्ट पर मीटर भी आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, हो गया, ये इजी है। अगेन बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है और बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर, देख लीजिए, ये बढ़े आगे। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ रही है तो पॉज करके वापस पीछे ले लीजिए, दोबारा से उसको देखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम तो हैं ही क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन when accelerated by an electric field of strength 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आपको चार्ज पता ही है कितना, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और हाँ, एक और बात, आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है सॉल्व करते वक्त, क्योंकि माइनस बाद में भी लगा सकते हो, और अगर सॉल्व करते वक्त लगाओगे तो हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दो। ठीक है, तो लास्ट में लगाना है। हाँ, जहां पर जरूरत है वहां पे तो लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज अवॉइड। दूसरा, एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 into 10 to the power 4। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिया है 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर। ओके जी, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर का मतलब क्या मैं 0.35 मीटर लिख सकता हूं, क्योंकि ऐसा यूनिट में हम बात करेंगे 0.35 मीटर हो जाएगा। फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट का मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी पक्का 0 रहा होगा, पक्का 0 रहा होगा। फिर आगे क्या पूछ रखा है, कैलकुलेट टाइम ट्रेवल, कैलकुलेट टाइम ट्रेवल, राइट। अच्छा, टाइम ट्रेवल या बीच में कुछ टाइम ऑफ ट्रेवल है, एक्चुअली ये मिस हो गया यहाँ पे, टाइम ऑफ ट्रेवल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हमको टाइम निकालने को बोला गया है। आपको ऐसा नहीं लगता ये किसी मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है, मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। और जब आपने मोशन चैप्टर पढ़ा था, स्पेशली काइनेमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपने पढ़ा था कि जहां पर भी बात आती है मोशन की, वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है। आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 थे, v = u + at, दूसरा v² - u² = 2as, तीसरा s = ut + ½ at²। याद होंगे, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन। इन इक्वेशन ऑफ मोशन में 5 वेरिएबल है या 5 कंपोनेंट है, u v a t s, u v a t s, ये 5 यहां पर कंपोनेंट्स है। जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 कंपोनेंट है यहां पर, u v a t s। अगर इन 5 में से कोई से भी 3 आपको पता है तो आप जो भी पूछा गया है वो निकाल सकते हैं, बेसिकली बाकी 2 निकाल सकते हैं। इन 5 में से कोई से भी 3 अगर आपको वेरिएबल्स पता है या कंपोनेंट पता है तो बाकी 2 आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको UVA पता है तो TS निकाल पाएंगे, आपको VAT पता है तो US निकाल पाएंगे, ATS पता है तो UV निकाल पाएंगे। बट याद रखना, कम से कम 3 कंपोनेंट आपको पता होने ही चाहिए। क्वेश्चन मोशन का है, हम जानते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो इसका मतलब उन्होंने मोशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिंक किया है। और एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन की यही पहचान है कि वो कभी भी प्योरली किसी एक चैप्टर के क्वेश्चंस को कम ही देते हैं। ज्यादातर जब आप हायर जैसे JEE एडवांस आप दोगे उसमें क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं। मतलब कि जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड काइनेमेटिक्स को आपस में मिक्स करके दे दिया ताकि इसी एक क्वेश्चन में 2 चैप्टर की पहचान हो जाए, राइट ना। तो एडवांस में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मोशन को लेकर के जानकारी मैंने आपको दे दी, तो मतलब फॉर्मूला यही लगने वाला है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिसको हमने आज के सेशन में पढ़ा है, तो वो भी हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइम आपसे पूछा गया है,
तो क्या हमारे पास कोई सी भी तीन चीजें मौजूद हैं? हमारे पास u मौजूद है, ठीक है, u का काम हो गया हमारे पास। अच्छा, हमको टाइम पूछा है, ठीक है, चलो टाइम तो पूछा ही, अब पूछे वाले का तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, डिस्टेंस पता है हमको, चलो दूसरी चीज भी मिल गई, डिस्टेंस भी मिल गई, तीन में से दो चीजें मिल गई, तीसरी चीज मिल जाए अगर तो फिर हम टाइम निकाल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इनमें से टाइम वाली इक्वेशन चूज करेंगे, आइदर हम पहली वाली चूज कर सकते हैं, आइदर हम दूसरी वाली चूज कर सकते हैं, है ना। और जहां तक मुझे लगता है हमको तीसरी वाली ही चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरा वाला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम तीसरा वाला ही चूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर v तो पता नहीं है, क्वेश्चन में तो v दिया हुआ नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता। एटलीस्ट यहाँ पर s तो पता है अपने को, तो s की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू हमारे पास है, t चलो पूछा जा रहा है तो इसके लिए t का हम जिक्र नहीं करेंगे, हाफ ठीक है, t का जिक्र नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन, बस यार ये एक्सेलरेशन पता चल जाए तो बात बन जाए, निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अगेन एक और लिस्ट यहां पर हमने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू QE। फोर्स क्या होता है, QE होता है। अच्छा, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन भी तो होता है, तो मैं लिख सकता हूं m इंटू ए इक्वल टू QE। इसका मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा QE अपॉन m। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, QE अपॉन m। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या मैं यहां डाल सकता हूं, फिर से एक बात समझो, हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, QE होता है या EQ। फोर्स इक्वल टू QE या EQ, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू QE बाई m। तो इस ए की जगह पर मैं QE बाई m लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। अच्छा मुझे बताओ, क्या हमको Q पता है? पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? पता है। इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो क्या इलेक्ट्रॉन का मास पता है? पता है। टाइम पूछा गया, U पहले से पता था, S पहले से पता था, हो गई बात, बन गई बात, है ना, कर सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं। तो देखिए कैसा बनेगा ये, S की जगह पर वैल्यू डालिए 0.35 इज इक्वल टू U कितना है 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू चार्ज, कितना है चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इंटू टी स्क्वायर, राइट। अच्छा जी, अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0। यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, बाकी जो ये पावर नोटेशन है आप इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो बेसिकली ये जो टी स्क्वायर है, ये जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये सारी चीजें इस तरफ आ जाएंगी, टी स्क्वायर विल बी 0.35, है ना। 0.35 को एक काम कीजिए, 0.35 को आप लिखिए 35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर 4। उसके बाद क्या करना है आपको, कटिंग शटिंग, तो जो कट सकता है उसको कट करो और सॉल्व करो, है ना। बाद में जो स्क्वायर है ये इधर जाके रूट हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ जाके रूट हो जाएगा, और इससे टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करने का काम आपका है, इसे सॉल्व कीजिए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट आंसर एज अंडर रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, अंडर रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 सेकेंड। मैं ये इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि अननेसेसरी वीडियो लेंदी हो जाएगा, और आप बच्चे तो है नहीं कि ये सब आपको दिखाना पड़ेगी, देखो ये इससे कट हो गया, वो उससे कट हो गया, तो ये तो आप कर ही सकते हैं, इसलिए आई एम लिविंग दिस। रूट 2 जो है वो 1.414 होता है, और ये 10 टू द पावर, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो 16 बाय हाफ कितना हो जाएगा -8 सेकेंड। सो दिस विल बी द आंसर, करेक्ट। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है जिसमें मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के फॉर्मूले लगे। इनफैक्ट ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला भी कहीं ना कहीं मोशन से ही रिलेटेड था। एक तरफ मोशन
और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस +5 into 10 to the power -19 coulomb and 20 to 10 to the power -19 coulomb are separated by a distance of 2 meter. Find the point on the axis joining where electric field is 0. देखिए दो चार्जेस हैं, ये है यहां पर, ये एक चार्ज 5 into 10 to the power 5 into 10 to the power -19 coulomb एंड दूसरा चार्ज है यहां पर 20 into 10 to the power -19 कूलम और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। इनका बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। आपको बोल रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस जॉइनिंग देम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस लाइन में जो इनको ज्वाइन कर रही है, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगा, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगा। ठीक है, काम करते हैं, ये एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये एक पॉइंट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इस पॉइंट पे इस पहले वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या उसका डायरेक्शन ये होगा, विल दिस बी द डायरेक्शन, है ना। इसको मैं ए का नाम दे देता हूं इस चार्ज को, और इस चार्ज को बी का नाम दे देता हूं। क्या ये ई ए होगा? क्यों, जरा समझिए इसको। अगर ये एक प्लस चार्ज है, इफ दिस इज प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं क्या वो बाहर की तरफ निकलती हैं? क्या प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर की तरफ निकलती हैं? तो अगर मैं बोलूं, इतना ये ना बनाओ, अगर मैं सिंपली बोलूं कि मुझे बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आप दिमाग में रखिए कि यहां से लाइनें निकली होंगी ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर आकर के वो ऐसी हुई होंगी, है कि नहीं। ये लाइन बनाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोलेगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो यहां से इतना लंबा लाइन थोड़ी बनाओगे, पर इतना पता है कि प्लस से तो लाइन निकल ही रही होगी, प्लस से तो लाइन निकल ही रही होगी। जैसे देखो ये तीर अंदाज है, तीर मारने वाला। अब ये तीर मारेगा, मान लो ये जो आदमी यहां पर खड़ा है, इसको जब तीर लगेगा तो वो ऐसे ही लगेगा ना, क्योंकि तीर आ तो ऐसे ही रहा है। इसीलिए इस ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर, उसका जो डायरेक्शन होगा वो उस तरफ होगा, क्योंकि यहां से निकल रहा है। अच्छा, इसी चार्ज पार्टिकल का अगर किसी ने पूछा होता यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसी चार्ज पार्टिकल का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ऐसा होता। किसी ने पूछा होता इस चार्ज पार्टिकल का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो ऐसा होता, क्योंकि यहां से लाइन ऐसी आ रही होती, फिर ये ऐसी। किसी ने पूछा होता इसका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहां से लाइन निकल के आ रही है ऐसी। क्लियर ना? हाँ, पर क्योंकि हमें बोला गया है कि इस लाइन के ऊपर का पॉइंट, तो इसलिए हमने इसको कंसीडर किया, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, राइट। तो चलो, तो ये इस डायरेक्शन में। सिमिलरली हमने पूछा बी को कि भाई तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो देखो ये भी प्लस है, और इसी पॉइंट पे जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, दिस विल बी ई बी, है कि नहीं। ये क्या बन जाएगा, ई बी। तो ये है और ये ई बी है। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाया। अब मुझे बताओ इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब निकल के आएगा, जब ई ए एंड ई बी सेम होंगे। जब ई ए एंड ई बी सेम होंगे तभी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि देखो डायरेक्शन तो दोनों का अपोजिट है। तो कैंसिल कब होगा, जब ई ए विल बी इक्वल टू ई बी। ठीक, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तब होगा जब ई ए विल बी इक्वल टू ई बी, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो सवाल यह है कि ये कौन सा डिस्टेंस है। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 - x। तो पॉइंट, इस पॉइंट पे ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे a की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0। q क्या है इसका, 5 × 10 to the power -19 डिवाइड बाय ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, x², है कि नहीं। इस a वाले की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी 1/4πε0, इसका चार्ज 5 × 10 to the power -19 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर।
इक्वल टू ई बी क्या होगा, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 20 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है 2 - x का होल स्क्वायर। कुछ कट सकता है, यस ये यहां से कट हो गया, 10 टू द पावर -19 से 10 टू द पावर -19, 5 4 20, तो क्या बना जरा देखिए 1/x² इज इक्वल टू 4/2 - x का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 - x का होल स्क्वायर। करेक्ट ना? देखो मैंने 4 को भी ऐसे अंदर ले लिया स्क्वायर के, ओपन कर दो इसको, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 और 2 - x का होल स्क्वायर वैसा ही। एक काम करेंगे इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये x², 1/x का क्या हो जाएगा x/1 और ये क्या बन जाएगा 2 - x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर जो है, दोनों का जो स्क्वायर है वो कट जाएगा। कैसे कटेगा? एक ऑप्शन है कि आपने सीधा ऐसे काट दिया, बचपन में करते थे ठीक लगता था, पर अब नहीं करना ऐसे। क्यों? दिमाग में रखना है, दिखाने को दिखा भी सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इधर का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट बनेगा। चलिए एक स्टेप और ही सही लिख देता हूं मैं, तो ये ऐसा बन जाएगा रूट ऑफ 2 - x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो जब ये रूट और ये स्क्वायर कट होगा तो आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू ±2 - x/2, क्योंकि जब भी रूट सॉल्व होता है तो क्या आता है, दो आंसर आते हैं प्लस माइनस, एक प्लस में और एक माइनस में। फॉर एन एग्जांपल √4 जब सॉल्व होएगा तो क्या आंसर आता है, एक 2 आता है और एक -2 आता है, पता है ना? बचपन में ऐसा होता था कि जब कोई बोलता था √4 कितना होता था आप 2 बताते थे, लेकिन अब से क्या बताएंगे, एक +2 है और एक -2 है। उसी तरीके से यहाँ पर x इक्वल टू ±2 - x/2। अब यहाँ पर एक लोचा ये हो गया कि यार ऑलरेडी ये इतना खिचपिच टर्म है, ऊपर से x के आगे प्लस माइनस आ जाएगा, तकलीफ हो जाएगा। तो एक काम करो, प्लस माइनस को ना इस तरफ ले लो, राइट साइड में प्लस माइनस लगाओ या लेफ्ट साइड में प्लस माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम एक काम करेंगे, इसको ना लेफ्ट में ले लेंगे, ठीक है? तो ये ऐसा हो जाएगा, एक ऑप्शन +x इज इक्वल टू 2 - x/2, दूसरा ऑप्शन -x इज इक्वल टू 2 - x/2। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, अगर ऐसा हुआ ये फर्स्ट केस, तो यहां पर आंसर आएगा 2x इक्वल टू 2 - x इधर पे, तो 3x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या आया 2/3। तो एक आंसर क्या आया यहां पर, x इक्वल टू 2/3 मीटर। दूसरा अगर ये हुआ होता तो क्या आता, -2x इक्वल टू 2 - x, -x इधर आ जाता तो क्या हो जाता +x, तो -x इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इक्वल टू -2। तो एक दूसरा आंसर क्या आया, x इक्वल टू -2 मीटर। ठीक है, तो दो आंसर आए, एक आया x इक्वल टू 2/3 और एक आया x इक्वल टू -2 मीटर। मतलब कि एक तो यहां पर है, मतलब एक पॉइंट यहां पर है 2/3 मीटर पे। 2/3 मीटर मतलब कितना हो जाता है ये 1/3 0.3, 2/3 का मतलब 0.6, तो ये 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे। तो मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, देखिए जरा, ये वाला जो पॉइंट है ये 2/3 मीटर पे है, जबकि ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है -2 पे। इसका मतलब वो कह रहा है इधर मत जाओ, इधर को आओ, इधर पे आओ। तो यहां पर भी आपको एट x इक्वल टू -2 मीटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखाई देगा। तो दो जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखाई देगा, एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखाई देगा और एक इस पॉइंट पे दिखाई देगा। पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस जॉइनिंग देम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं बोला ना कि इन दोनों के बीच का ही पॉइंट होना चाहिए, है कि नहीं? कहीं पर भी हो तो भाई दो आंसर है, एक 2/3 मीटर पे जो कि यहां पर आता है और एक -2 मीटर पे जो कि यहां आता है। तो इन दोनों जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। अब थोड़ा दिमाग से सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं ताकि काम आसान हो जाए। क्या इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? सवाल है, इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? सी सिंपली एक बात देखो, ये छोटा चार्ज है 5 × 10⁻⁻19 और ये बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज बड़ा चार्ज।
तो छोटे चार्ज का इन्फ्लुएंस शॉर्ट डिस्टेंस पे ही तो होगा ना, छोटे चार्ज का डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस पे ही होगा, और बड़े चार्ज का इन्फ्लुएंस लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा। इसीलिए 2/3 मीटर, 2/3 मीटर का मतलब कितना होता है 0.66 मीटर, तो ये डिस्टेंस 0.66 मीटर है, जबकि ये डिस्टेंस कितना है 2 - 0.66, दैट मींस 1.33, तो ये डिस्टेंस 1.33 है, जबकि ये डिस्टेंस कितना है 0.66। तो आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते थे, पर हाँ अगर एमसीक्यू होता, अगर एमसीक्यू होता 4 ऑप्शन होते, तो एटलीस्ट कुछ ऑप्शन आप इसलिए भी एलिमिनेट कर लेते, हो सकता है उसमें ये जो वैल्यू है वो 50% से ज्यादा होती। मतलब कहने का ये है कि अगर एक पहला वाला चार्ज पार्टिकल भी 5 × 10⁻⁻19 होता, दूसरा भी 5 × 10⁻⁻19 होता, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एग्जैक्ट सेंटर में 0 निकल के आता। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सेंटर में 0 निकल के आता है ना। पर क्योंकि ये वाला चार्ज पार्टिकल छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 निकल के आएगा। तो अगर एमसीक्यू में कुछ ऐसे ऑप्शन होते जो यहां से यहां लाई कर रहे होते, मान लेते हैं 20 है, अगर कुछ ऑप्शन होते जो यहां से यहां लाई कर रहे होते तो तुरंत आप उनको कैंसिल कर देते, राइट। तो एक ही ऑप्शन अगर बचता तो वो ही आपका आंसर हो जाता, बिना सॉल्व किए ही आ जाता वो। तो कुछ तो हम दिमाग लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, पर क्योंकि ये आपका इनिशियल दौर चल रहा है, आप जस्ट सीख ही रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड कि पहले पूरा सॉल्व कीजिए। जब यही आपका 2-2, 3-3, 4-4 बार हो जाएगा ना, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आपका दिमाग चढ़ने लगेगा कि अरे ऐसा ऐसा है, कर सकते हैं इसको, क्लियर। वरना यही होता है ना, देखिए एंट्रेंस में कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप हर एक को ऐसा सॉल्व करते बैठेंगे तो आता हुआ होगा, उसके बावजूद भी आप पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो कई सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऐसा ही दिमाग लगाना पड़ता है, क्लियर। नेक्स्ट, 2 point charges 16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed 10 centimeter apart in air. Determine the position where electric field is 0. तो दो चार्ज पार्टिकल हैं 16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम, ठीक है जी। यह 16 माइक्रोकूलम एंड दूसरा -9 माइक्रोकूलम, -9 माइक्रोकूलम आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। डिटरमाइन द पोजिशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं, समझ में तो आ गया आपको कि कैसे होगा, बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं क्या वो पॉइंट इन दोनों के अंदर होगा या बाहर होगा, कैसा होगा जरा सोच के देखो। ये एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जस्ट मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं। तो ये प्लस चार्ज है, यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, इसकी वजह से, क्योंकि प्लस है इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो ऐसा होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये चार्ज माइनस है, इस माइनस वाले की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या उसका भी डायरेक्शन ऐसा ही होगा। क्यों, जरा समझिए, माइनस चार्ज से लाइनें अंदर जाती हैं, माइनस चार्ज से लाइनें अंदर जाती हैं, ये देखो ये जो लाइनें हैं ये अंदर की तरफ जा रही हैं। तो अगर किसी ने बोला कि इस पॉइंट पे माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका डायरेक्शन इज दिस, है कि नहीं। कोई बोले कि माइनस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो वो ऐसा है। कोई बोले इस पॉइंट पे माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो ऐसा है। इस पॉइंट पे कैसा है, ऐसा, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इस माइनस की वजह से इस पॉइंट पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसको मैं ए नाम देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं। तो ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई है और ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई बी है। तो इसका मतलब जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है ये तो ई ए प्लस ई बी निकल के आ रहा है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपस में एड अप हो जाते हैं तो जीरो तो कभी नहीं आएगा, जीरो तो कभी नहीं आएगा, कैंसिल होंगे तो जीरो आएगा, पर ये तो साथ साथ जा रहे हैं तो कैंसिल तो ये होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में तो वो पॉइंट एटलीस्ट नहीं है। अगर बीच में नहीं है तो कहां है, इस तरफ चेक करें, लेफ्ट साइड की तरफ, इधर पे चेक करते हैं क्या यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। तो ये जो प्लस वाला है वो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, दिस विल बी ई ए। ये जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो ऐसा होगा ई ए।
और इस बी वाले की वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा। तो ये इस तरफ है, ईबी इस तरफ है। क्या यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल सकता है? हो सकता है मिल जाए, मे भी मिल जाए, है कि नहीं, क्योंकि इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो हो सकता है आपको जीरो मिल जाए। ठीक है जी। लेकिन फिर भी ये केस नहीं है पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, जरा समझो। मैग्नीट्यूड वाइज ये चार्ज छोटा है, 9 है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, 9 है, और मैग्नीट्यूड वाइज इसका क्या है, 16। मैग्नीट्यूड वाइज ये 9 है और ये 16 है, तो क्योंकि ये चार्ज बड़ा है तो इसका इफेक्ट यहां पर ज्यादा होगा, और ये ऑलरेडी छोटा चार्ज है तो इसका इफेक्ट इतना दूर आकर के ये तो और कम हो जाएगा। भाई ये देखो, ये एक स्ट्रांग पार्टी है और ये कमजोर है। क्या कमजोर स्ट्रांग को उसी के एरिया में हरा सकता है? क्या हरा सकता है? क्या कमजोर स्ट्रांग को उसी के एरिया में हरा सकता है? नहीं हरा सकता। उल्टा सोचो, अब ये स्ट्रांग है, ये कमजोर है। अब बात इस एरिया की करते हैं। यहां पर इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए वाले की वजह से वो ऐसा होगा, ये, और इस पॉइंट पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, टुवर्ड इटसेल्फ, ईबी। कैंसिल तो यहां पर भी हो रहा है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिल सकता है। मिलेगा क्या? मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज कमजोर है तो ये कम डिस्टेंस तक अपना इंफ्लुएंस दिखाएगा, बट ये चार्ज स्ट्रॉन्गर है तो ये यहां जाकर के अपना इंफ्लुएंस अच्छे से दिखा सकता है। कमजोर स्ट्रॉन्ग को उसी के एरिया में नहीं मार सकता, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमजोर को उसके घर में घुस के मार सकता है। राइट ना? यहां पर भी वही किस्सा हो रहा है। तो ना तो सेंटर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल रहा है, ना स्ट्रॉन्गर की तरफ आपको मिल रहा है। मिलेगा तो आपको कमजोर वाले की तरफ मिलेगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो देखने मिलेगा। समझ में आया? इतना चीज क्लियर है कि यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देखने मिलेगा। ठीक है, चलो अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है देखिए, ये 10 सेंटीमीटर है ना, और इस डिस्टेंस को पकड़ लेते हैं, ये यहां से x है, ये जो डिस्टेंस है यहां से x है। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर प्लस x हो गया, और ये डिस्टेंस x है। तो अब हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए will be 9 into 10 to the power 9 into 16 माइक्रोकूलम 16 into 10 to the power -9 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है। अच्छा, ये भी लिखने की क्या जरूरत है, सीधा एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, EA इक्वल टू EB, EA इक्वल टू EB। तो EA क्या होगा, 9 into 10 to the power 9 into 16 माइक्रोकूलम 16 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर प्लस x का होल स्क्वायर, है कि नहीं। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, ये 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू वो वाला चार्ज कितना, 9 माइक्रोकूलम, 9 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर। यही होगा, हमको इतना मालूम है कि उस तरफ ही मिलेगा अपने को। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 16 बाई। अच्छा, 16 बाई को मैं 4 बाई 0.1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और क्या इसको मैं 3 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अगेन स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिखाने को दिखा सकते हो, पर ये प्लस माइनस का चक्कर मत भूलना। तो यहां पर आ जाएगा +-3/x। तो पहला केस 4 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस x इज इक्वल टू 3/x, एंड दूसरा केस यहां पर बनेगा 4 बाय 0.1 प्लस x इक्वल टू -3/x। दैट मीन्स 4x इक्वल टू 0.3 प्लस 0.3x। तो 0.3x इधर से माइनस हो जाएगा,
तो 3.7x इक्वल टू 0.3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3 अपॉन 3.7 मीटर्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे 4x इज इक्वल टू माइनस 0.3 माइनस 0.3x, तो ये इधर आ जाएगा 4.3x इज इक्वल टू माइनस 0.3, सो x इक्वल टू माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 4.3 मीटर। ठीक है ना, तो ये दो आंसर आ रहे हैं आपके, बट ये दूसरा वाला वैलिड नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं मिलेगा। तो ये जो पहला वाला आंसर है यही वैलिड आंसर है। याद रखो, जब भी आपको दो आंसर मिले, जरूरी नहीं कि दोनों ही सही हो। पिछले वाले केस में दोनों ही सही थे, इस वाले केस में ये जो पहला वाला है यही सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला बोलता है आपको इस तरफ आना पड़ेगा, बट इस तरफ तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इसका जो आंसर बनेगा, फाइनल आंसर, दैट विल बी 0.3 अपॉन 3.7। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 डिवाइडेड बाय 3.7, 3 डिवाइडेड बाय 37, और 3 डिवाइडेड बाय 37 कितना होता है? वैसे देखो बच्चों, एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि इसको मीटर में ना चेंज करके इसको जनरली ऐसे रख सकते हैं कि मीटर में नहीं चेंज करते हैं इसको। ठीक है, जस्ट ऐसे शो करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसको ना हम क्या करते हैं कि मीटर में चेंज नहीं करते हैं, सेंटीमीटर में रखते हैं। क्योंकि देखो रेशियो तो बन रहा है, ये जो है ये मीटर में आपने डाल दिया और ये भी मीटर में, वैसे ही मीटर मीटर कैंसिल होने वाले। कन्वर्जन कब करना होता है? जब यूनिट कटे ना। देखो यहाँ पे एक यूनिट कट सकती है, ये जो मीटर है ये भी मीटर है, ये भी कट सकता है। तो जब कोई चीज कट सकती है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना हम अपने काम को सिंप्लीफाइड कर दें। तो सिंप्लीफाइड हम लोग कैसे करेंगे? तो सिंप्लीफाइड यहाँ पर ये करेंगे, अगेन इसमें लिख देंगे अपन कि ये बन जाएगा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा x का होल स्क्वायर, दिस विल बी x का होल स्क्वायर, है ना। तो 4 डिवाइडेड बाय 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या 4 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। तो 4 डिवाइडेड बाय 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स। तो पहला केस यहाँ पर क्या बन जाएगा कि प्लस कंसिडर करके चलते हैं, तो 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 30 प्लस 3x। तो 3x इधर चल गया, 4x माइनस 3x दैट इज x इज इक्वल टू 30। तो 30 सेंटीमीटर पे ये रिजल्ट आपको दे रहा है। पहले वाले का जो आंसर आ गया वो क्या आ रहा है 30 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर जाओगे तब आपको वो मिलेगा, राइट। दूसरा इसी में ही, अगर ये ऐसा होता माइनस ट्रीट करके चलते, तो माइनस ट्रीट करते तो ये क्या हो जाता 4x इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 3x, तो ये बन जाता 7x इक्वल टू माइनस 30। सो x इक्वल टू माइनस 30 बाई 7 सेंटीमीटर। अगेन माइनस जो है वो तो इस तरफ आ रहा है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस x इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा और इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, पर इस तरफ तो आंसर आने वाला आपका नहीं है। तो द राइट आंसर इज x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन? एक बार जरा वो पॉइंट वाला कैलकुलेशन चेक कर लेना, उसको पूरा एक्सपेंड करके देखना कि क्या उसको सॉल्व करने पर 30 आ रहा है क्या, उसको एक बार उसमें वैल्यू डाल के देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 point charges Q1 and Q2 of 10 to the power minus 8 coulomb and 10 to the power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate electric field at point A, B and C in the figure. ठीक है जी, देखो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल ये रखा हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल ये रखा हुआ है। आपको बोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे एंड पॉइंट सी पे। तो देखो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझिए और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए की। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, पॉइंट ए पे इस पहले वाले चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा,
इस पहले वाले को, इसको 1 नाम दे देता हूं मैं और इसको 2 नाम दे देता हूं, ठीक है ना। ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। पॉइंट ए पे फर्स्ट वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको हम ए का नाम देंगे और उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन ये होगा, दिस इज E1। फर्स्ट चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऑब्वियसली वैसा होगा E1, और इस सेकंड वाले की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका भी डायरेक्शन यही होगा और ये क्या हो जाएगा E2। तो जब मैं पॉइंट ए की बात करूंगा तो जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, वो होगा E1 प्लस E2 के, E1 प्लस E2। तो 1 वाले की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी E1 और इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी E2। तो चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये वाला चार्ज कितना 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितना 0.05 मीटर, तो 0.05 का होल स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस वाले का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी की, तो पॉइंट बी पे ये देखिए ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फर्स्ट वाले की वजह से क्या वो ऐसा होगा E1 ऐसा ही होगा, और इसी पॉइंट पे इस सेकंड वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या उसका डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि वो माइनस वाला है ना, माइनस वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसकी तरफ होता है, ये E1 है और ये E2 है। तो यहां पे जो ये E नेट निकल के आएगा क्या ये E1 माइनस E2 होगा, क्या ये E1 माइनस E2 होगा। अच्छा ये क्या टाइप का माइनस है, ये ऐसा माइनस क्यों है, ऐसा माइनस इसके लिए क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे आप, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। अब जो भी बड़ा होगा E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, सोचो कौन बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा या E2, ऑब्वियसली E1 बड़ा होगा। क्यों E1 बड़ा होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट वाले के नजदीक है तो इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, सेकंड वाला दूर है तो इसका इन्फ्लुएंस यहां पर कम होगा, इसलिए E1 माइनस E2 है। तो ये जो सेम वैल्यू है, ये जो आपने लिखी है ये वाली वैल्यू, अच्छा हाँ सेम वैल्यू नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बदल गया ना, ये जो डिस्टेंस है ये बदल गया है। अच्छा बाय द वे ये डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में, हाँ यस दिस वैल्यू इज 0.05 मीटर, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये 0.05 मीटर है। तो अब जरा देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है 0.05 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई, देखिए वो भी वही है। अच्छा ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.15 मीटर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर, समझ गए ना। डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस 0.05, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 0.15, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें, ठीक है, दिस इज ई नेट। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रखा है, पॉइंट सी, तीसरा पॉइंट सी, आई होप सो ये आपने लिख लिया होगा। चलिए पॉइंट सी को मैं थोड़ा इधर पे कर देता हूं, यहां पे पॉइंट सी, पॉइंट सी, अब यह है पॉइंट सी। ये जो फर्स्ट वाला है इस पॉइंट सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या वो ऐसा होगा, क्योंकि प्लस है यहां पर, तो ये क्या है यहां पर E1, और ये जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या वो ऐसा होगा E2, तो E1 इधर जा रहा है E2 इधर जा रहा है, और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है ये एंगल कितना डिग्री है, देखो ये टोटल 180 में से 60 गया तो कितना हो जाता है 120 डिग्री। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, या एक फोर्स इधर जा रहा है दूसरा फोर्स इधर जा रहा है, तो उनके बीच में रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट विल बी इक्वल टू √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब सवाल है कि E1 और E2 कितने हैं, तो यहां पर देखिए E1 की वैल्यू कितनी है, यहां पर E1 की वैल्यू कितनी है
तो E1 की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज कितना 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। और E2 कितना होगा भाई, यही वैल्यू तो E2 की भी रहेगी ना, यही वैल्यू तो E2 की भी रहेगी, क्योंकि E2 का भी तो सेम डिस्टेंस है, सेम चार्ज है। क्लियर? मैंने यहां पर माइनस प्लस कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, सॉल्व करते वक्त माइनस प्लस मत देखो, सॉल्व करते वक्त सीधा सॉल्व करो। और डायरेक्शन के लिए माइनस था तो इसलिए एरो इधर मारा, प्लस था इसलिए एरो उधर मारा, तो प्लस और माइनस का काम एरो ने कर दिया, तो इसलिए आपको सॉल्व करते वक्त तो डालने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू E1 की है, ये वैल्यू E2 की है। तो एक काम करते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। तो 0.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 1 इंटू 10⁻। अच्छा बाय द वे, ये जो 0.1 है ये 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। 0.1 का मतलब 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻2। दैट मीन्स E2 की वैल्यू कितनी आई 9 इंटू 10⁻3, 9 इंटू 10⁻3 वैल्यू किसकी आई E2 की, और यही वैल्यू E1 की भी तो है, तो E1 E2 सेम है, तो यहाँ पर डाल दीजिए इसकी वैल्यू। सो E नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर। बाद में क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 9 इंटू 10⁻3 के होल स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1। ये 1 कहाँ से आया, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया है ना, और बाद में ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3 अंडर रूट 2 न्यूटन पर कूलम। तो देखो ये वाला पार्ट तो चलो मैंने सॉल्व ही करके दे दिया आपको। क्लियर है? तो क्या मैटर करता है, डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होगा ऐड हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर सेम डायरेक्शन था, राइट, ये जो पॉइंट है यहाँ पर सेम डायरेक्शन आ रहा था इसीलिए ऐड हो गए, यहाँ पर सेम डायरेक्शन है इसीलिए ऐड हो गए। दूसरा पॉइंट बी पे देखो ऑपोजिट डायरेक्शन था, पॉइंट बी पे ऑपोजिट डायरेक्शन था इसलिए सब्ट्रैक्ट हुए। एंड सबसे ऊपर पॉइंट सी पे डिफरेंट डायरेक्शन था, डिफरेंट डायरेक्शन था, इसीलिए इसको हमने वेक्टर वाले वे में रिजॉल्व किया, इसलिए इसको वेक्टर वाले वे में रिजॉल्व किया। देखा, तो एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें लगे, सेम डायरेक्शन था ऐड हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन था सब्ट्रैक्ट हो गया, डिफरेंट डायरेक्शन था तो वेक्टर वाइज इसको रिजॉल्व किया। क्लियर? 3 equal charges plus Q are kept at the corner of an equilateral triangle. Electric field at center will be, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे 3 चार्जेस को रखा गया, एक चार्जेस यहां पर है, दूसरा चार्जेस यहां पर है, तीसरा चार्ज यहां पर है। आपको बोल रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी, इस सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला चार्ज पार्टिकल जब इफेक्ट दिखाएगा यहाँ पर तो डिस्टेंस तो यही वाला लोगे ना, ये वाला चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पर इफेक्ट दिखाए तो डिस्टेंस ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इफेक्ट दिखाएगा तो डिस्टेंस यही लोगे, और तीनों चार्ज क्यू 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 है। याद रखना जब कभी भी फिगर सिमेट्रिक हो, जब कभी भी फिगर सिमेट्रिक हो और पूछा जाए कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो वो 0 निकल के आएगा, वो क्या होगा 0 निकल के आएगा। द रीजन इज ये वाला चार्ज पार्टिकल जो है ये इधर खींच रहा है, मान लेते हैं ये नेगेटिव है, वैसे तो पॉजिटिव है, वैसे तो ये पॉजिटिव है, मान लो थोड़ी देर के लिए नेगेटिव है। ये वाला चार्ज पार्टिकल जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, मतलब वो चार्ज पार्टिकल को इधर खींचेगा, ये वाला बोलेगा मेरे पास इधर आ जा, ये वाला बोलेगा इधर आ जा। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर कोई इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, तीसरा इधर खींच रहा है, देखो ये जो फोर्सेज हैं ये सिमेट्रिकल है, ये जो फोर्सेज हैं सिमेट्रिकल है, इसलिए जो यहाँ पे नेट फोर्स निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। फोर्स 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा 0। अब जरूरी नहीं कि ये जो किस्सा है ये सिर्फ इसी के लिए ही है, अगर आप एक स्क्वायर भी ले लेते हैं, जैसे सपोज क्वेश्चन देने वाले ने आपको बोल दिया कि एक स्क्वायर है
बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ध्यान दो, ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करेगा, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करेगा, इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर देगा। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ये वाला चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करेगा, और ये वाला चार्ज यहाँ पर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। जहां कहीं पर भी फिगर सिमेट्रिक है, जहां कहीं पर भी फिगर सिमेट्रिक है, चारों तरफ इक्वल चार्जेस हैं, चारों तरफ इक्वल चार्जेस हैं, फिगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होने से क्या होता है, डिस्टेंस सेम हो जाता है और चार्जेस इक्वल हैं, तो ऐसे केस में सेंटर पे हमेशा जीरो निकल के आता है। जैसे एक और क्वेश्चन है कि ये एक ब्लॉक है 3D, एक घर है, घर के आठों कॉर्नर पे, आठों कॉर्नर में आता है, देखो दो उधर दो इधर, 4, 2 नीचे और 2 इधर, 8, आठों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। सेंटर में जो ये चार्ज है, इसके ऊपर सेंटर में जो पॉइंट है वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कितना होगा, 0, क्योंकि सिमेट्रिक है। ये जो इफेक्ट बनाएगा उसको ये कैंसिल कर देगा, ये जो इफेक्ट बनाएगा उसको ये कैंसिल कर देगा, ये जो इफेक्ट बनाएगा उसको ये कैंसिल करेगा, और ये जो इफेक्ट बनाएगा उसको ये कैंसिल कर देगा। इसीलिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। बशर्ते ये सारे चार्जेस इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए ये सारे के सारे चार्जेस। क्लियर है? तो याद रखना, चार्जेस अगर इक्वल हैं, फिगर सिमेट्रिक है, तो सेंटर में आंसर 0 निकल के आता है। क्लियर? अभी एक और सवाल है यहाँ पे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर अवे, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर अवे हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम। मतलब कि ये जो पॉइंट है, यहां पर इस चार्ज की वजह से जो मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो 2 न्यूटन पर कूलम आ रहा है। तो पूछा गया है कि ये चार्ज कितना होगा। ये जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, वो है 2 न्यूटन पर कूलम। तो बताइए ये चार्ज कितना रहा होगा। तो भाई फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 Q अपॉन r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 2, तो लिख दिया 2। ये कितना होता है 1/4πε, 10⁻⁹। उसके बाद चार्ज तो आपको निकालना है, डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। तो 0.3 मीटर का मतलब 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, बराबर। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, फिर आगे सॉल्व हो जाएगा ये। तो यहां से आप Q का वैल्यू निकाल लीजिए। तो Q क्या बनेगा, 2 × 3 का स्क्वायर होता है 9 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻9। 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, 10⁻9 उधर जाएगा तो -9। तो Q इक्वल टू 2 × 10⁻11 कूलम्ब, 2 × 10⁻11 कूलम्ब। ऑलराइट, बढ़े आगे बढ़ते हैं। The number of electrons to be put on spherical conductor of radius 0.1 मीटर। ठीक है, ये एक स्फीयर है और इसका जो रेडियस है बता रखा है 0.1 मीटर। रेडियस इज 0.1 मीटर। Number of electron to be put on spherical conductor of radius 0.1 meter to produce an electric field of 0.036 न्यूटन पर कूलम। इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, ये सवाल आपसे बोल रहा है वो, कि इसके ऊपर, इस मेटल सरफेस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0.036 न्यूटन पर कूलम हो जाए। ठीक है, number of electrons to be put on a spherical conductor of radius 0.1 meter to produce an electric field of 0.036 न्यूटन पर कूलम just above its surface। तो कितना रखना पड़ेगा, तो भाई कितना चार्ज रखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में चार्ज क्या होता है, Ne होता है ना। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला पता ही है, 1/4πε0 चार्ज अपॉन, तो चार्ज की जगह क्या लिख देंगे, Ne अपॉन r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0.036 इंटू 9 × 10⁻9 इंटू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n कैलकुलेट करना है। E का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा r क्या है यहाँ पर, तो r होता है 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर। तो क्या यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर बट ये r आपने सेंटर से क्यों लिया। देखिए बल्क बॉडीज के लिए जो भी कैलकुलेशन होता है वो उसके सेंटर से होता है। बल्क बॉडीज के लिए जो भी कैलकुलेशन होता है उसके सेंटर से होता है। कल के दिन अगर आपको पूछा जाता कि बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लो आपको पूछा जाता कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो डिस्टेंस क्या लेते, डिस्टेंस आप ये वाला लेते या सेंटर से लेते। तो अगर डिस्टेंस ये वाला लेते यहां से, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बुरा मान जाता है, ये बोलता है कि यार आपने कैलकुलेशन तो इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रख करके किया, मुझे तो पूछा ही नहीं आपने, तो ये बुरा मान जाता है। इसलिए जो भी कैलकुलेशन होता है वो थ्रू सेंटर से ही होता है। क्लियर। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा, देखो सॉल्व करने का काम आपका है, मैं जस्ट आपको इसका आंसर बता देता हूं। 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 का जो आंसर आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5। क्या, तो नंबर है, संख्या है ये, तो इतने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। उसके बाद 8 इक्वल चार्जेस each plus q are kept at the corner of a cube, net electric field at the center will be। तो जैसे कि अभी अभी आपको बताया था, क्या होगा इसका आंसर, 0। आंसर विल बी 0। क्लियर, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है तो आंसर इसका 0 निकल के आएगा। उसके बाद इक्वल चार्जेस q आर प्लेस्ड at the vertices A and B of an equilateral triangle ABC of side A. The magnitude of electric field at the point A is, equal charges Q are placed at the vertices A, B of an equilateral triangle ABC of side A। equilateral triangle है तो इसमें equal charges place किया हुआ है। The magnitude of electric field at point A is, देखो ये जो है ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, थोड़ा अच्छा फिगर बना लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इक्वल चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं, है ना, यहाँ पे Q, Q एंड यहाँ पे Q। तो आपको बोल रखा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो भाई देखो B की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं EB का नाम दूंगा। C की वजह से A पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, उसको मैं EC का नाम दूंगा। और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा दैट विल बी अंडर रूट EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स EB इंटू EC इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो EB क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन ये डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, दिया है, हाँ दिया है, A दिया हुआ है। तो EB की वजह से कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइड बाय A स्क्वायर। तो यहाँ पे डाल दो, तो वही वैल्यू इसकी भी होगी क्योंकि चार्ज तो इसका भी सेम है, लेंथ इसका भी सेम है, वही वैल्यू इसकी भी होगी। तो यहाँ पर वैल्यू डालो, यहाँ पे वैल्यू डालो, cos 60 की वैल्यू डालो और इसको सॉल्व करो। अब मन में एक सवाल आएगा, सर आपने EB लिखा, EC लिखा, सर A का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो A का कोई जिक्र नहीं होगा, A जो है उसका कोई जिक्र नहीं होगा क्योंकि बात इलेक्ट्रिक फील्ड की जा रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जा रही है, पॉइंट A पे की जा रही है, तो जो पॉइंट A पे है उसका तो क्या बोले, लेकिन जो ये बाकी हैं वो कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो याद रखो भले ही इस पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल A है लेकिन इन्फ्लुएंस किसका होगा, B का होगा और C का होगा, क्योंकि B जो है वो A की दूरी पे है, C है वो A की दूरी पे है। A ये वाला जो चार्ज है A, ये कैपिटल A, ये तो खुद वहां पर खड़ा है। ठीक है, वो खुद वहां पर खड़ा है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। डन। तो इसका जो आंसर निकलेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर।